Hello students, today I am starting a new chapter of our past second of class 7. The chapter is the Delhi Sultanate, Delhi Sultans. Overview. Delhi became an important city in the 12th century. दिल्ली जो हमारे एक महत्वपूर्ण शहर बना वो 12वीं सदी में बना. इट वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th century बाय द चहमान, आल्सो रिफर्ड टू द चहमनास ऑफ अजमेर. अंडर द तोमर्स एंड चौहान दिल्ली बीकेम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. यानी दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर के रूप में कब उभरा? अंडर द तोमर्स एंड चौहान. तोमर्स और चौहान के समय दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा. मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. यहाँ पर बहुत सारे जैन धनाढ़ जैन लोग रहते थे. उन्होंने जैन व्यापारी रहते थे. उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पर निर्माण कराया. कॉइन्स कॉल्ड देहलीवाल वर मिंटेड हेयर एंड हैड वाइडेड सर्कुलेशन. यहाँ पर देहलीवाल के नाम से कॉइन्स भी ढाले जाते थे जिनका यहाँ के अलावा बहुत सारी जगहों में सर्कुलेशन था, यानी व्यापक प्रचार प्रसार था. अब इन सिक्कों का नाम देहलीवाल क्यों था? वाई वी आर कॉल्ड दिस कॉइन्स एज देहलीवाल? बिकॉज these coins are minted here. क्योंकि ये कॉइन्स यहाँ पर बनाए जाते थे, ढाले जाते थे. कहाँ पर? दिल्ली पे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital that control was areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate at the beginning in 13th century. The Delhi Sultans built many cities in the areas that known as Delhi. यानी जो फाउंडेशन यानी दिल्ली का जो व्यापक रूप हम लोग सामने देखने को आ रहा है वो 13वीं सेंचुरी के आसपास उसका विकास होना शुरू हुआ. सुल्तान्स बिल्ट मिनी सिटीज़ इन दिस एरिया. सुल्तानों ने इसमें बहुत सारे एरियाज़ को डेवलप किया जो कि आज हमारी आधुनिक दिल्ली के नाम से जानी जाती है. नेक्स्ट, द रूलर्स ऑफ दिल्ली. अब इस दिल्ली में कौन कौन से रूलर्स यानी किन किन लोगों ने राज किया, कौन से वंश थे, ये सारी चीज़ें, कौन सी डायनेस्टी थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं. पहले सबसे पहले हम लेते हैं राजपूत डायनेस्टी यानी तोमर्स के जो फेमस तोमर्स कब से कब हैं? अर्ली 12th सेंचुरी यानी 1165 पर इन्होंने शासन किया. इनके जो फेमस रूलर हुआ दैट्स नेम अनंगपाल 1130 to 1145 यानी 1130 से 1150 के बीच में इसने अपना शासन किया. नेक्स्ट, चौहान, जिनको हम बाद में चहमानस के नाम से भी जानते हैं. इसका जो फेमस रूलर्स हुआ दैट नेम इज पृथ्वीराज चौहान 1175 to 1192 यानी 1175 से 1100 से 92 तक उसने राज किया. नेक्स्ट, अर्ली तुर्किश रूलर्स 1206 to 1290 यानी 1206 से 1290 तक इन लोगों. इनका जो पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 के बीच में शासन किया. नेक्स्ट, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक. नेक्स्ट, रजिया 1236 से 1240 तक. नेक्स्ट, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287. इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है. खिलजी डायनेस्टी ने जो शासन किया, रूलिंग ड्यूरेशन इज द 1290 to 1320. इसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के बीच में शासन करता है. नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316.
इसके बाद आती है नेक्स्ट डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। नेक्स्ट आता है इसके बाद सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक, इसमें खिज्र खां 1414 से 1421 तक। नेक्स्ट आती है डायनेस्टी लोदी डायनेस्टी 1451 से 1526, यानी बहलोल लोदी का जो फेमस रूलर हुआ उसका जो ड्यूरेशन था रूलिंग का वो 1451 टू 1489। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस दिल्ली पे इन लोगों ने शासन किया। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है या कौन लोग हैं या किन चीज़ों से हम उनसे जानकारी, इसके बारे में हम जानें। तारीख सिंगुलर, तवारीख प्लूरल और द वैल्यूएबल हिस्ट्रीज़, यानी जो तवारीख ये प्लूरल वर्ड है किसका, तारीख का। तारीख मीन तारीख जो है सिंगुलर वर्ड है, और तवारीख प्लूरल वर्ड, और द वैल्यूएबल हिस्ट्रीज रिटेन इन द पर्सियन, ये वैल्यूएबल हिस्ट्री थी यानी मूल्यवान इतिहास की चीज़ें थी जो पर्सियन में लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी? तवारीख। द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान इन द प्रोवाइडेड अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इन तवारीख से हमको बहुत सारी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानकारी मिलती है। इट वॉज रिटेन एज द लर्न मेन, secretaries, administrators, poet and courtiers, who both recounted events and advised the rulers on the governance, emphasizing the importance on just rule. Following ideas keep in mind. अब इनमें वो कौन से लोग हैं जो ये तवारीख लिखते थे? वह रिटन बाय द लर्न मेंस, यानी विद्वान लोग थे। इन विद्वान लोगों में थे सेक्रेटरी सचिव, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, पोएट कवि, कोर्टियर्स दरबारी, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट, जो कि इवेंट्स का वर्णन करते थे, एडवाइज द रूलर्स ऑन गवर्नेंस, और वो रूलर्स यानी शासकों को यानी इन सुल्तानों को गवर्नेंस में भी सहायता करते हैं, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द जस्ट रूल। फॉलोइंग आइडियाज कीप इन माइंड, इसमें से कुछ चीज़ें हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं? द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन द सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली यूर विलेज, जो जितने भी तवारीख के ऑथर्स थे ये सब दिल्ली में ही रहते थे और ग्रामीण यानी गाँवों में कभी हार्डली मुश्किल से जाते थे। दे ऑफन रोट इन द हिस्ट्रीज ऑफ द सुल्तान इन होप ऑफ द रिच अवार्ड, इन्होंने जो भी चीज़ें लिखा है वो सब किस लिए? राजा को खुश करने के लिए, यानी रूलर्स को, शासक को खुश करने के लिए लिखा, ताकि उनको एक रिच अवार्ड, बड़ी मात्रा में उनको अवार्ड मिल सके। दीज ऑथर्स एडवाइज द रूलर्स टू नीड द प्रिजर्व एंड आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी ये उन चीज़ों का सपोर्ट करते थे जो कि बर्थ राइट पे आधारित थी, जेंडर डिस्टिंक्शन पे आधारित थी। दीज आइडियाज़ वर नॉट शेयर एवरीबडी, और इस प्रकार ये आइडियाज़ की बहुत कम ही लोगों तक शेयर हो पाते थे। नेक्स्ट, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकॉम ए सुल्तान। Chronicle of the Age Minhaj Siraj state she was more able qualified than all her brothers, यानी 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डेथ के बाद उसकी लड़की यानी डॉटर रजिया, whose name is रजिया, बिकेम सुल्तान, वो सुल्तान बनी। लेकिन उस समय के जो महान इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज स्टेट दैट, उन्होंने कहा कि रजिया यानी वो अपने भाइयों की तुलना में बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थी, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग क्वीन एज रूलर, लेकिन लोग उसको शासन में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। कौन लोग थे जो अपने आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते? नोबल्स नॉट हैप्पी एट द अटेम्प्ट टू रूल्स इंडिपेंडेंटली, यानी ये जो उसके नोबल्स थे, दरबारी लोग थे, वो उसके स्वतंत्र शासन को में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे थे। 1240 सी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, और 1240 में इस प्रकार उसके शासन को उखाड़ फेंका गया। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत,
गैरिसन टाउन्स मतलब एक रक्षक दलों की टुकड़ी यानी सेनाओं के शहर से एम्पायर तक कैसे दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ, विकास हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। इन द अर्ली 13th century, control of the Delhi Sultan rarely went beyond the heavily fortified town occupied by the garrison। अगर 13th century की हम बात करें तो उस समय की जो स्थिति थी दिल्ली सुल्तानों की, वो फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय द गार्रिसन, जिन फोर्टिफाइड यानी किले बंद जो शहर थे वो सब रक्षक टुकड़ियों तक ही सीमित थे, यानी उसमें रक्षक टुकड़ियों के सैनिक ही रहा करते थे। सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ सिटीज़ वर नॉट देयर फोर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्राइब्स और पॉपुलर और प्लंडर फॉर सप्लाईज। यानी इस समय तक सुल्तान का कंट्रोल हिंटरलैंड मतलब उनकी भीतरी जो सुदूर भीतरी प्रदेश थे, यानी उनके अंदर के जो प्रदेश थे वहाँ पर भी उनका कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था, क्योंकि वो गार्रिसन टाउन तक ही सीमित थे। और इस तरह के वो अपने लिए किस चीज़ पे वो खुद रसद आदि चीज़ों के लिए किस पे डिपेंडेंट थे, ट्रेड व्यापार पे डिपेंडेंट थे, ट्राइब्यूट्स कर एंड प्लंडर लूट मार फॉर सप्लाईज, यानी इन सब चीज़ों पे वो डिपेंडेंट थे। कंट्रोलिंग द garrison towns in the distant Bengal and sons from Delhi was extremely difficult। यहाँ सन्स का मतलब सिंध से, गलत हो गया टाइप करने में, सिंध, इसको आप सिंध पढ़ेंगे। तो जो garrison टाउन से बहुत दूर सुदूर प्रांत थे, लाइक द बंगाल, और संस का यहाँ मतलब होगा सिंध लिखना है आपको, यहाँ आप करेक्ट करिए, सिंध पढ़िएगा। फ्रॉम द दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, दिल्ली से उनको कंट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रिबेलियन, वार, इवन बैड वेदर कॉज द डिसकनेक्शन ऑफ द फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट। इसके लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार थी जिससे वहाँ पे शासन करना मुश्किल हो रहा था, जो दिल्ली से दूर प्रांत थे। रिबेलियन यानी विद्रोही, वार युद्ध, इवन बैड वेदर मतलब ख़राब मौसम, इस वजह से वहाँ से कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस नहीं हो पाता था। दिल्ली अथॉरिटी चैलेंज्ड बाय द मंगोल इन्वेशंस फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड बाय द गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट द साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। दिल्ली को मंगोल इन्वेशंस मतलब मंगोल जो आक्रमणकारी थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे उसका भी सामना करना पड़ा। एंड गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट द एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, और जो गवर्नर जो दूसरे दूर प्रांतों के गवर्नर थे, शासक थे, सेनापति थे, उनकी विद्रोहों का भी सामना करना पड़ता। अगर कि सुल्तान की किसी प्रकार की वीकनेस को जान जाते थे तो विद्रोही खड़े हो जाते थे। द सुल्तान बेयरली सर्वाइव्ड दिस चैलेंज, सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दिस चैलेंज। Its consolidation occurred during the reign of the Ghiyasuddin Balban and further the expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq etc। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस प्रकार दिल्ली अपनी पहचान बहुत मुश्किल से बचा पाई थी। और अंडर द कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द गैसुद्दीन, यानी गैसुद्दीन बलबन के समय दिल्ली का संस्थापन एक नए तरीके से हम देखने को मिलता है। फर्दर द एक्सपेंशन, और इसका एक्सपेंशन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट सेट ऑफ द कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड ऑफ द गार्रिसन टाउन्स। जो इसमें हम चेंज देखते हैं, जो यानी बलबन के समय से जो भी चेंजेस शुरू होता है, उसमें पहले अगर हम कैंपेन्स की बात करें तो इंटरनल फ्रंटियर की बात करते हैं, यानी अपने भीतरी प्रदेशों की बात करते हैं। सल्तनत एम टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड टू गार्रिसन टाउन। ड्यूरिंग दीज कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड एक्सपल्सन ऑफ हंटर गैदर एंड pastoralists from their habitat। यानी इसके शुरुआत में इस कैंपेन में क्या किया गया कि जंगलों को साफ किया गया, क्लियर गंगा यमुना दोआब के आसपास में जो जंगल थे उनकी सफाई की गई। एक्सपल्सन ऑफ द हंटर गैदर्स, यानी जो शिकारी समूह थे उनको भगाया गया। पेट्रोलिस्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट्स, यानी यहाँ पे जो भी पशु चारक जातियाँ जो भी रहती थी उन सबको वहाँ से हटाया गया। लैंड वर गिवन टू द पीजेंट्स
एग्रीकल्चर इनकरेज न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश्ड। और क्या किया गया, वहाँ पे जो ज़मीनों को जंगल साफ करके तैयार किया गया, इन सारी ज़मीनों को पीजेंट्स यानी किसानों को, काश्तकारों को दी गई, जिससे एग्रीकल्चर को इनकरेज किया जा सके। न्यू फोर्सेस, नए किलों को तैयार किया, गैरिसन टाउन्स तैयार किए गए। टाउन्स वर इस्टेब्लिश्ड टू द प्रोटेक्ट ट्रेड, जिससे हम ट्रेड को बढ़ावा दे सकते, ट्रेड को सुरक्षित कर सकें। टू प्रमोट द रीजनल ट्रेड, जिससे हमारा रीजनल यानी क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा हो सके। नेक्स्ट, सेकंड एक्सपेंशन, पहला एक्सपेंशन तो हमने देखा कि इंटरनल था। दूसरा एक्सपेंशन एलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स, यानी बाहरी सीमाओं का विकास से रिलेटेड है। ऑफ द सल्तनत, मिलिट्री एक्सपेंडिशन इन द साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय हम देख रहे हैं कि जो सल्तनत का विकास है वो साउथ इंडिया तक बढ़ने लगा था। इनकलमेटेड विद द मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका व्यापक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक चलता रहा। इन देयर कंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर द एलिफेंट, और इन कंपेन दक्षिण में जितने भी कंपेन हुए उसमें से इनके जो रूलर्स थे वहाँ से क्या लाए अपने साथ, सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड, उन्होंने क्या कैप्चर करके लाया, पकड़ के लाया, एलिफेंट्स, हाथीज, हॉर्सेस, स्लेव्स, गुलाम, कैरीड अवे द प्रीसियस मेटल, और अपने साथ बहुमूल्य धातुओं को भी लेकर के आए। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीन, द आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, डिफीटेड द राइवल आर्मीज एंड सी सिटीज़, यानी अगर मोहम्मद तुगलक के समय शासन की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत बहुत मतलब एक हमारा सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़े एरिया में उसने अपना अधिकार जमा लिया था। डिफीटेड राइवल्स, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राइवल्स एनिमीज यानी शत्रुओं की सेनाओं को उसने परास्त किया। सीज द सिटीज, सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंसेड जस्टिस इन इट्स रिल्म। द मस्जिद, इसमें एक टर्म बीच में आता है जिसको वी हैव अंडरस्टैंड बेटर, द मस्जिद। इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस की मस्जिद क्या है, मस्जिद में कौन लोग प्रेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको समझने के लिए मिलेंगे। मॉस्क कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, अरेबिक में मॉस्क को मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इन प्लेस ऑफ वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट इन द रिवरेंस टू अल्लाह इन ए कांग्रेगेशनल मॉस्क, यानी कांग्रेशनल मॉस्क मतलब मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, यानी प्रेयर्स, उनकी प्रेयर्स को हम नमाज के नाम से जानेंगे। टुगेदर, जहाँ पे जामा मस्जिद, जहाँ पर सब लोग एक साथ मिल करके नमाज को पढ़ते थे यानी प्रेयर करते थे। मेंबर्स ऑफ द कांग्रेगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल एज द लीडर, यानी वो जो ये मेंबर ऑफ कांग्रेगेशन के जो मेंबर थे ये एक अपने लीडर को चुनते थे जिसको हम इमाम के नाम से जानते हैं। इमाम कौन होता था, मोस्ट रिस्पेक्टेड, यानी मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल, यानी कोई पुरुष जो सम्मानित हो और विद्वान हो। फॉर द रिचुअल्स ऑफ द प्रेयर्स हु आल्सो डिलीवर्स द सरमन, सरमन को हम बोलते हैं खुतबा, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, यानी फ्राइडे प्रेयर की बात वो एक सरमन यानी खुतबा यानी अपना उपदेश, सरमन मीन्स होता उपदेश देता था। ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, यानी जब भी मुस्लिम लोग अपनी नमाज अदा करते थे, प्रेयर करते थे, तो उनका फेसिंग किधर होता था, मक्का। और मक्का की लोकेशन इंडिया में हम देखते हैं किधर, इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, यानी इंडिया में ये वेस्ट की तरफ पड़ेगा, यानी वो वेस्ट की तरफ मुँह करके अपनी नमाज को, अपनी प्रेयर्स को अदा करते थे। दिस इज़ कॉल्ड टू द किबला, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, किबला। दिल्ली सल्तनत बिल्ड सेवरल मॉस्क इन द सिटीज ओवर द सब कॉन्टिनेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम टू द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, यानी दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे शासकों, रूलर्स ने बहुत सारी मस्जिद का निर्माण कराया, बनवाया, और ख़ुद को उन्होंने उसका यानी इस्लाम का संरक्षक और मुस्लिम समुदाय का संरक्षक कहा। नेक्स्ट, ए क्लोजर लुक
एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। खिलजी और तुगलक के समय का एडमिनिस्ट्रेशन एंड संस्थापन यानी प्रशासन और संस्थापन के विषय में हम जानेंगे। इसका एक क्लोजर लुक है, कैसे उन लोगों ने काम किया या उनकी कार्य की शैली क्या थी, कैसे वो लोग कार्य करते थे। कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत रिक्वायर रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी राज्य को राज्य चलाने के लिए यानी दिल्ली जैसे वर्स्ट यानी बड़े राज्य को राज्य चलाने को उनको रिलायबल गवर्नर यानी सेनापति, सेना नायक, शासक, प्रशासक एंड एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, इन सारे रिलायबल यानी विश्वसनीय लोगों की ज़रूरत थी। अर्ली दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश डिड नॉट अपॉइंटेड द एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्टेंस। यानी अगर हम इल्तुतमिश के समय से बात करें तो वो जो उस समय के अरिस्टोक्रेट थे या लैंडेड चीफ्टेंस थे, जो जमींदार थे, सामंत थे, उन सबको एज ए गवर्नर उनको नहीं अपॉइंट किया। दे फेवर्ड द स्पेशली स्लेव्स परचेज फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगान इन पर्सियन। वो अपने महत्वपूर्ण पदों पर उन स्लेव्स यानी गुलामों को रखा, अपने गुलामों को रखा। इन गुलामों को पर्सियन लैंग्वेज में क्या कहा, किस नाम से जानता था? बंदगान। किस नाम से जानते हैं? बंदगान। द खिलजी एंड तुगलक continue to use the Bandgan and also raise the people humble birth who were often their clients to high political position and appointed them as the general and governors leading to the political instability। यानी ये जो स्लेव्स गुलामों यानी बंदगान को रखने की जो ट्रेडिशन चला था उसको खिलजी और तुगलक ने भी कंटिन्यू किया। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स were loyal to their masters and patrons। यानी ये अपने मालिक, पेट्रॉन्स यानी संरक्षकों के प्रति बहुत लॉयल होते थे, ईमानदार होते थे। कौन? ये स्लेव्स। बट नॉट हायर्स मीन्स उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं ऐसा होता था। यानी ये अपने सिर्फ मालिकों तक ही ईमानदार होते थे, उत्तराधिकारियों के साथ वो ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। The accession of new monarchs often saw the conflict between old and new nobility। और जैसे ही मोनार्च यानी राजा चेंज होता था वैसे ही आप ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी में एक कन्फ्लिक्ट विवाद देख सकते हैं। पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स shocked many elites and the authors of the Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultan in appointing the low and बेस बॉर्न हाई ऑफिस। यानी ये जो लो कास्ट के निम्न खानदान के लोगों को इनको ऊंचे ऊंचे पदे बैठाने पर कई बार वहाँ के जो तवारीख यानी पर्शियन तवारीख जो लिखी जाती थी यानी वैल्यूएबल हिस्ट्रीज थे वहाँ पे क्रिटिसाइजिंग देखने को भी मिलता है। द खिलजी एंड तुगलक मोनार्च अपॉइंटेड द मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर a terrorist of the varying seas called Iqta। Their holders was called इक़्तादार और मुक्ति। यानी खिलजी और तुगलकों मोनार्स अपॉइंटेड द मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किया एज ए गवर्नर ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द वैरिंग साइज। यानी उन्होंने डिफरेंट साइज के हिसाब से डिफरेंट गवर्नर्स नियुक्त किए थे। देयर्स होल्डर और जो उसकी गवर्निंग जिसको दी जाती थी उसको इक़्तादार या मुक्ति के नाम से जाना जाता था। ड्यूटी ऑफ मुक्तीज इज़ लीड टू मिलिट्री कंपेन एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक़्ताज। इक़्ताज मतलब एक एरियाज़ दिया जाता था और उसको जिस एरिया को दिया जाता था यानी जो इक़्ता उसको दिया जाता था उस एरिया में उस गवर्नर का क्या काम होता था? लीड टू मिलिट्री कंपेन। वो मिलिट्री कंपेन यानी अपनी एक सेना रखता था और मेंटेन लॉ इन ऑर्डर इन इक़्ता, और अपने एरिया में उसने लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखता था। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज फॉर देयर असाइनमेंट एज सैलरी पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू टू मेक द कंट्रोल ओवर द मुक्तीज मोस्ट इफेक्टिव। देयर ऑफिसेज वर नॉट इनहेरिटेबल।
अब जो भी इक़्तिदार अपने अंडर में सोल्जर्स रखते थे उनको कहाँ से वो पैसा देता था, कहाँ से पेमेंट देगा, तो वो अपने इक़्ता यानी उस एरिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसी में से उनको वो पेमेंट देता था। वर असाइंड द इक़्तास फॉर द शॉर्ट पीरियड टाइम टू बी फेयर चेंज शिफ्टिंग द अपॉइंटेड अकाउंटेंट चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट बाय द मुफ्तीज़। इसके लिए एक अकाउंटेंट लेखाधिकारी भी नियुक्त किया जाता था जो ये चेक करता था कि वहाँ पे कुल कितना रेवेन्यू आया, कितना कहाँ पे खर्च किया। और ये जो इक़्ता नियुक्त किए जाते थे एक शॉर्ट टाइम के लिए, यानी इक़्तिदार भी आपस में इक़्तिदारों का भी ट्रांसफ़र किया जाता था, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी जगह उनको भेजा जाता था। दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंटरलैंड एंड सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, दे फोर्स द लैंडेड chieftains, the servant aristocrats and rich landlords of the accept their authorities. Hinterland of the city, दिल्ली सल्तनत brought the hinterland of the cities under their control, यानी उन्होंने बहुत अपने भीतरी सीमाओं में बहुत सारे एरिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। एंड फोर्स द लैंडेड chieftains, यानी उन सामंतों को उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया था। अरिस्टोक्रेट्स, सामंत, रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और उन सब लोगों ने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट, अंडर अलाउद्दीन खिलजी स्टेट ब्रॉट assessment and collection of the land revenues under its own control. Right of the local chieftains levy taxes cancelled and were also forced to pay taxes. Some of the old chieftains and landlords served the sultans as the revenue collector and assessors. अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया तरीका अपनाया था। उसने क्या किया, उसने जितनी भी लैंड रेवेन्यू थी उनका कलेक्शन था, उन सारी चीज़ों को उसने क्या किया, अपने कंट्रोल में ले लिया। लोकल चीफ्टेंस इज वेरी टैक्सेस कैंसिल, यानी जो लोकल चीफ्टेंस थे, सामंत थे, जो उन्हों को कलेक्ट करते थे लेवी टैक्सेस, यानी जो टैक्सेस जो कलेक्ट करते थे उन सबको उसने कैंसिल कर दिया। एंड वर आल्सो फोर्स टू पे द टैक्स, और उनको भी टैक्स पे करने के लिए बाध्य किया। सम ऑफ द ओल्ड चीफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व टू सल्तनत, इस प्रकार बहुत सारे चीफ्टेंस और लैंडर्स खुद ही, चीफ्टेंस मतलब सामंत, लैंडर्स मतलब जमींदार, सल्तनत की सेवा में खुद आ गए रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में, एसएसएस के रूप में। दे वर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। अब ये कौन से टैक्सेस थे जिनको ये लोग कलेक्शन करते थे, यानी शासक, प्रशासक, सामंत जो भी कलेक्ट करते थे, किस टाइप के टैक्स थे। देयर आर 3 टाइप ऑफ टैक्स, यानी अलाउद्दीन ने 3 प्रकार के टैक्सेस अप्लाई किया। नंबर 1, कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस, यानी जो भी पीजेंट्स प्रोडक्शन करता था अपने एग्रीकल्चर यानी खेती से पैदा कर, उसका 50% टैक्स के रूप में उसको पे करना पड़ता था। ऑन कैटल यानी पशुओं को लगाया जाने वाला टैक्स, ऑन हाउसेज और घरों पे लगाए जाने वाले, यानी ये 3 प्रकार के टैक्सेस सभी को देने पड़ते थे। लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट remained outside of the control of the Delhi Sultans, was difficult to controlling distant provinces like Bengal from the Delhi after the annexation southern India, entire region became independent। अब ये अगर हम बहुत बड़े भूभाग के जहाँ जहाँ पर इन लोगों कंट्रोलिंग किया था, जैसे हम बंगाल, सिंध और साथ इंडिया के उन रीजन्स की बात करें जहाँ पर इन्होंने गए, हमला किए, टैक्सेस लिए, उन लोग उनके कंट्रोल में थे आए, लेकिन लंबे समय तक वो कंट्रोल में नहीं रह पाए। रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट, और वो धीरे धीरे खुद स्वतंत्र होते चले गए। इन द गंगेटिक प्लेन्स देयर वाज द फॉरेस्टिक एरियाज, द सुल्तान फोर्स कुड नॉट बी पेनेट्रेट, लोकल चिफ्टेंस एस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स, रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक कुड Rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force the control for short duration, यानी इन गंगेटिक प्लेन वाले एरियाज़ में यानी फॉरेस्टेड एरियाज़ में बहुत लंबे समय तक इन लोगों का कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रखा पासा है। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही उन एरियो में ये लोग अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। 1219 यानी 1219 में मंगोल्स अंडर चंगेज खां इन्वेडेड ट्रांसियाना in northeast Iran, Delhi Sultanate faced their onslaught soon after Mongol। 1219 में चंगेज खान ने ट्राक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान दिल्ली सुल्तान फेस्ट, उनको ये जो मंगोल
आक्रमणकारी था 1219 को, उसके आक्रमण को दिल्ली में बहुत जल्दी यानी आक्रमण जो मंगोल आक्रमणकारी था उसका सामना करना पड़ा दिल्ली को। आफ्टर मंगोल अटैक्स द दिल्ली सुल्तान इंक्रीज ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इस समय अलाउद्दीन खिलजी का वहाँ शासन था। एंड इन द अर्ली ईयर्स मोहम्मद तुगलक रूल फोर्स द टू रूलर्स मोबिलाइज द लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज दिल्ली विच पोज द ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। यानी अलाउद्दीन के समय तो ये आक्रमण हुए, साथ में जब मोहम्मद तुगलक के समय आक्रमण तो उसने उसका सामना करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार किया, जिससे उसका सामना, उनके चैलेंज का सामना किया जा सके। इस तरीके से हम देख सकते हैं इस टेबल में दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे काम किए, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या काम किया। इनको हम विस्तार से जानने के लिए ये 1 बाय 1 रीड करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ, पहले हम इसको जानते हैं। दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस। दिल्ली में 2 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। इन 1299 यानी 1299 एंड 1299 से 1300 के बीच में, एंड बार 1302 से 1302 से 1303 एज द डिफेंसिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी रेज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। उसने अलाउद्दीन खिलजी का जो तरीका था वे था इट इज़ द टोटली डिफेंसिव, यानी डिफेंसिव था। उसने इसको सिर्फ डिफेंसिव में लिया कि अपने आप को, अपने राज को बचाने को उसमें, और इसके अपोजिट जस्ट किया हुआ मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तुगलक वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स मोहम्मद तुगलक रीन द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। उसने क्या किया, मंगोलों को परास्त कर दिया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। इस प्रकार जब उसने मंगोलों को परास्त किया मोहम्मद तुगलक ने, तो उसके अंदर एक अपना कॉन्फिडेंस आया कि हमारी आर्मी बहुत तगड़ी है, बहुत शक्तिशाली है। हिज रिसोर्सेज आर्मी और रिसोर्सेज टू प्लेन अटैक द ट्रांसियाना। और इस तरह उसने कहा कि ऐसा हम लोग क्यों ना करें, वो ट्रांसियाना जहाँ से वो लोग आए हैं उनके राज्य में चल के हम लोग ही आक्रमण कर देते हैं। देयरफॉर रेज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसके लिए उसने एक अपनी बहुत बड़ी सेना को गठित किया, तैयार किया। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन्स नेम सीरी हिज सोल्जर्स। उसने, अलाउद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए एक नया गैरिसन टाउन डेवलप किया, दैट नेम इज़ द सीरी, सीरी के नाम से। अब इसके अपोजिट उसने कि मोहम्मद तुगलक ने किया, रादर दैन द कंस्ट्रक्टेड न्यू गैरिसन टाउन, नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्शन करने के बजाय ही इज़ ओल्डेस्ट 4 सिटीज़ ऑफ दिल्ली। दिल्ली एक कोहना वाज इम्पटाइट आल्सो इट्स रेजिडेंस एंड द सोल्जर गैरिसन देयर। The residents of the old cities were sent to the new capital of the दौलताबाद in the south। उसने एक जो नया शहर दौलताबाद के नाम से आता है बनाया था, तो उसमें जो पुराने पहले से दिल्ली एक कोना में रहने वाले यानी 4 सिटीज़ में रहने वाले लोगों को दौलताबाद भेज दिया था। और इस पुरानी दिल्ली यानी जो 4 सिटीज़ थे दिल्ली एक कोना में, यहाँ उसने नया अपना गैरिसन, नया क्या, उसमें उसने अपना गैरिसन टाउन के रूप में डेवलप किया था। यानी उसने यहाँ पे अपनी सेना ठहरा दिया था और वहाँ के लोगों को दौलताबाद भेज दिया था। द सोल्जर हैड टू बी फेड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस द कलेक्टिंग एज टैक्सेस फ्रॉम लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वर फिक्स्ड एज 50% ऑफ द पीजेंट्स फील्ड। यानी जो भी किसान उगाते थे उसका 50% गंगा यमुना में जो भी एग्रीकल्चर होती थी उसका ले करके वो अपने सैनिकों को फीड करता था, यानी उनका पालन पोषण करते थे लोग, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे। इसके अपोजिट इसके साथ क्या घटना घटी, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरियाज वाज कंट्रोल एट द टैक्स फेड द आर्मी। उसने वो भी उसने वैसा ही कलेक्ट किया, जो भी प्रोडक्शन होता था उसी में से उसने भी टैक्स के रूप में कलेक्शन किए। बट मीट द एक्सपेंसेस मेंटेनिंग द सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लिवाइड एडिशनल टैक्सेज। अब जब उसने अपनी सेना को बढ़ा दिया, यानी सेना का जब रूप विस्तृत हो गया, तो उसके फीड के लिए, उनके पालन पोषण के लिए उसने डिफरेंट टैक्सेज और लगाने पड़ा। दिस कॉन्साइंड विद द फेमाइन इन द एरियाज। और जैसे ही उसने टैक्सेस इंक्रीज किया या डिफरेंट टैक्सेस लगाया, वैसे ही उन एरिया में क्या हुआ, फेमाइन यानी अकाल का सामना पड़ना। इस तरह जब अकाल पड़ गया, इसका मतलब उसकी जो भी ये पॉलिसी थी वो टोटली फेल हो गई होगी, और यह हुआ भी यही उसके साथ। द सोल्जर हैज़
पेड अलाउद्दीन चूज पे द सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रैदर दैन इकताज। इसने अलाउद्दीन ने ही एक नई प्रथा चलाई थी, उसने सोल्जर्स को एक क्या किया, कैश सैलरी देने की प्रथा चलाई। यानी अब वो उनको इकता नहीं दिए जा रहे थे, यानी एरियाज़ नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उनके बदले उनको कैश पेमेंट दिया जाता था। The soldier would buy their supplies. It was thus fear to the merchants would raises their prices. इस तरीके से ये जो सोल्जर्स थे इनको अपनी सारी चीज़ें खरीद करके, यानी खाने पीने की चीज़ें खरीदनी पड़ती थी, लेकिन इस समय उनको डर भी लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो जो दिल्ली के व्यापारी हैं वो चीज़ों का रेट बढ़ा दें। इसके लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, उसने अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेज ऑफ द गुड्स इन दिल्ली। अलाउद्दीन ने दिल्ली के अंदर जो भी चीज़ें थी उनका प्राइसेस फिक्स कर दिया ताकि उन पर कंट्रोलिंग किया जा सके, और इस सब के लिए उन्हें सर्वे बाय द ऑफिसर्स, इस सब के लिए उन्हें ऑफिसर्स नियुक्त किए, सर्वे कराता था। एंड द मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट पे मर्चेंट व्यापारी अपने सामानों को नहीं बेचते थे उनको पनिश्ड किया जाता था। Muhammad bin Tughlaq also paid the soldiers cash salaries, but instead of controlling prices, he used the token currency. मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वही काम किया जो अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था, जो उसने भी सोल्जर्स को कैश पेमेंट देना शुरू किया, यानी उनको सैलरी देना शुरू किया, लेकिन उसने जो प्राइसेस इसने कंट्रोल करने की कोशिश किया था उसके बजाय उसने एक टोकन करेंसी लॉन्च किया। टोकन करेंसी मतलब आज की डेट में हम कह सकते हैं प्रेजेंट इज़ द डे पेपर करेंसी, जैसे पेपर मुद्रा, एक सरकार हमारी जो मुद्रा जारी करती है ऐसे उसने भी एक मुद्रा जारी किया। बट मेड आउट द चीप मेटल्स नॉट गोल्ड दीज कॉइन्स। पीपल इन द 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins, paid to their taxes to be stayed with the token currency. यानी ये जो करेंसी बनी थी, टोकन करेंसी जो थी, ये कोई सी प्रीसियस मेटल से यानी सिल्वर गोल्ड से नहीं बनाई गई थी। तो अब लोगों ने क्या किया कि जो अपनी प्रीसियस चीज़ें थे सिल्वर से गोल्ड, उन लोगों ने कलेक्ट करके सुरक्षित करना शुरू कर दिया और अपने टैक्सेस इसी टोकन करेंसी से पे करना शुरू कर दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, एज ए रिजल्ट दिस चीप करेंसी कुड आल्सो काउंटरफाइडेड इजली। और इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि ये जो टोकन करेंसी थी इसकी जाली मुद्रा आसानी से बनाई जा सकती थी और बहुत ये सस्ती थी, यानी इसको बनाना आसान था। तो इस तरीके से ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो टोकन करेंसी थी टोटली फेल हो गई। नेक्स्ट, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकल्स प्रेज्ड हिज रीन फॉर द चीप prices and efficient supplies of goods and market. He successfully without the threat of the Mongol invasions. अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल था, और उस समय के जो इतिहासकार थे, क्रॉनिकल्स थे, उन्होंने उसके ऋण को बहुत प्रशंसा किया। जहाँ पर क्यों प्रशंसा किया, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ों के रेट सस्ते थे, फिक्स थे, और जो सप्लाई थी वो भी इफ़िशिएंट थी। कोई ये नहीं कि डंप कर ले सामानों को या कहीं पर कोई सप्लाई रोक दे, ये सारी चीज़ें नहीं सकते। और इस प्रकार उसने मंगोल जो आक्रमणकारी थे उनके भी डटकर उसने मुकाबला किया। मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर फेलियर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो फेल हो गए। हिज कैंपेन इनटू द कश्मीर वाज डिजास्टर, यानी जो उसने कश्मीर पे उसने जो कैंपेन था वो भी फेल हो गया। देन ही गिव हिज प्लान टू इन्वेड द टक्सियाना एंड डिसअबेंडेंस हिज लार्ज आर्मी। जो उसने प्लान किया था टक्सियाना पे आक्रमण करने का, उसके लिए उसने एक बहुत बड़ी सेना गठित किया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड द कॉम्प्लिकेशन, द शिफ्टिंग ऑफ द पीपल टू दौलताबाद वाज रिसेंटेड। वो जो टक्सियाना पे आक्रमण करने का उसका जो निर्णय था, डिसीजन था, वो भी फेल हो गया। इसलिए उसने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार किया था, उसको भी पेमेंट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और वो जो लोग
वहाँ से शिफ्ट किए थे उस आर्मी को, यानी वो जो आर्मी तैयार किया था उसने इतनी बड़ी, उस आर्मी को रखने के लिए गैरिसन हाउस टाउन्स के रूप में डेवलप करने के लिए जो लोग वहाँ से शिफ्ट हुए थे, दौलताबाद चले गए थे, उनको वापस रिसेंट फिर से वापस भेजा गया, दौलताबाद से वापस उनको दिल्ली भेजा गया। द रेजिंग ऑफ द टैक्सेज एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड रेबेलियन। इस प्रकार जो उसने टैक्सेज बढ़ाया, इस जो आर्मी उसने बड़ी रखा था, उस आर्मी को पेमेंट करने के लिए उसने जो भी टैक्सेज बढ़ाया, उसी समय जो अकाल पड़ गया, इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया और टैक्स देने से मना कर दिया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। इस प्रकार उसने देखा कि ये सारी जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो फेल हो रही हैं, विफल हो रही हैं, तो उसने अपनी टोकन करेंसी को वापस ले लिया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब आप इसमें खुद ही आकलन कर सकते हैं कि विच वन इज़ द सक्सेसफुल, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों में से कौन कंपैरेटिवली बेटर था, आप इसमें खुद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सल्तनत इन द 15 एंड 16 सेंचुरी, यानी 15वीं और 16वीं सेंचुरीज़ में सल्तनत का क्या इतिहास रहा। तुगलक, द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम द दिल्ली। इस बीच पीरियड में कौन कौन, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी ने रूल किया, शासन किया। एंड आगरा अंटिल 1526, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर इन दिस टाइम। यानी उसके बाद इस ये 15वीं 17वीं शताब्दी में बहुत सारे हमारे जो एरियाज़ थे, प्रांत थे, लाइक एज द जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट, यानी ये लोग स्वतंत्र हो चुके थे, यानी अब ये लोग दिल्ली सल्तनत की अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे। दे इस्टेब्लिश्ड फ्लोरिस्ट स्टेट एंड प्रॉस्परस कैपिटल, यानी अब ये लोग अपने खुद का स्टेट विकसित कर रहे थे और उनके प्रॉस्परस यानी समृद्ध राजधानियों का विकास कर रहे थे। पीरियड्स आर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान एंड राजपूत्स, स्मॉल बट पावरफुल, एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। शेरशाह सूरी 1540 to 1545, 1440 से 1445, started his career as the manager of the small territory for the uncle in Bihar and eventually challenged the defeated the Mughal emperor Humayun। शेरशाह सूरी जो एक मैनेजर के रूप में अपने अंकल यानी चाचा के मैनेजर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, उसने अपनी इतना पावर इकट्ठा कर लिया था कि उसने मुग़ल एम्परर हुमायूं को परास्त कर दिया था और दिल्ली पर 1530 से 1540 हुमायूं का जो शासन पीरियड है वो 1530 से 1540 एंड 1555 से 1556, यानी ये आप देख रहे हैं 2 टर्म में हुमायूं शासन करता है, यानी बीच में 40 से 55 का जो गैप होता है, इस बीच में कौन शासन कर रहा है, शेरशाह सूरी। दिल्ली पर इसका अधिकार हो जाता है जो कि हुमायूं को डिफीट कर देता है। इस डायनेस्टी सूर डायनेस्टी, शेरशाह सूरी ने कौन सी डायनेस्टी चलाया, सूर डायनेस्टी रूल्ड द 15 ईयर्स, यानी उसने 1540 से 1555 यानी 15 साल तक सूर डायनेस्टी ने का शासन रहा दिल्ली पे। इंट्रोड्यूस, इसने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया दिल्ली में। इंट्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दैट द बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी मेड देम फ्रॉम द एफिशिएंट्स, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाए हुए बहुत सारे एलिमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन का अपना पार्ट बनाया और उनको इफिशिएंसी से लागू किया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बीकेम द मॉडल ऑफ द ग्रेट एम्परर अकबर। अकबर का नाम आपने सुना होगा। अकबर 1556 से 1605 तक रूलिंग किया दिल्ली पे। उसने शेरशाह सूरी की जो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स थी, पद्धति थी, उसको अकबर ने भी अडॉप्ट किया। व्हेन वाज कंसिडर्ड द मुग़ल एम्परर, यानी ये जो मुग़ल एम्परर अकबर था, इन्होंने भी उसकी बहुत सारी रूलिंग टेक्निक्स यानी एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया। इसी के साथ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।